चलिए अब देखते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का परिभाषा होता है कि वे अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होती हैं या अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घात के समानुपाती होती हैं, उन्हें प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। मतलब सीधे सीधे अभिकारक के सांद्रण से वेग पर प्रभाव पड़ता है, उन्हें ही प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। देख लीजिए, वे अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होता है उन्हें प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल इसका कुछ देख लीजिए। एक होता है C2H5Cl, यह देता है C2H4 प्लस HCl। इस अभिक्रिया के लिए एक्सपेरिमेंट से जब रेट इक्वेशन निकाला गया तो रेट बराबर था K इंटू C2H5Cl का पावर 1, तो इसका कोटि भी हो जाएगा 1। पावर को ही कोटि कहते हैं, पावर अगर 1 है तो कोटि भी हो जाएगा 1। इसी तरह से एक अभिक्रिया है हाइड्रोजन परऑक्साइड का विघटन। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 टूट कर देता है H2O प्लस O2। इसका रेट एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि इसका रेट बराबर था K इंटू H2O2 का पावर 1, तो इसका भी कोटि हो जाएगा 1। यही है प्रथम कोटि अभिक्रिया। जैसे नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 देता है N2O4 प्लस O2, तो रेट इक्वेशन इसका होता है रेट बराबर K इंटू N2O5 का पावर 1, तो इसका भी कोटि हो जाएगा 1। ये सभी प्रथम कोटि अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया का एक उदाहरण दें, तो इस तरह से लिखने में आपको काम देगा। एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा जो कि आगे ये भी काम देगा, न्यूमेरिकल्स बनाने में काम देगा। सभी रेडियो सक्रिय अभिक्रियाएं, रेडियो सक्रिय अभिक्रियाएं मतलब वे अभिक्रियाएं जिनमें अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। अल्फा बीटा गामा रे का उत्सर्जन होता है, रेडियो एक्टिव रिएक्शन। सभी रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं प्रथम कोटि की होती हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं हैं। जो रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं जिनमें अल्फा बीटा गामा किरण निकलती हैं वे सभी अभिक्रियाएं प्रथम कोटि हैं। अर्थात अगर किसी अभिक्रिया में किसी न्यूमेरिकल में कोटि नहीं दिया गया है, सिर्फ इतना लिख दिया गया कि यह रेडियो सक्रिय अभिक्रिया है, तो आप समझ लीजिए कि कोटि दिया गया 1, प्रथम कोटि अभिक्रिया है। रेडियो सक्रिय लिख दिया गया तो उसका कोटि 1 हो गया। इसको भी नोट करिए। चलिए देखते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया की गतिकी, काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, याद कीजिए, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का मतलब होता है समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण सबसे पहले यही देखते हैं, फिर और आगे देखेंगे। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया मान लीजिए है R gives T, मान लीजिए कि यह प्रथम कोटि अभिक्रिया है। इसमें रेट बराबर होता है K इंटू अभिकारक के सांद्रण का पावर 1, इसलिए क्योंकि कोटि 1 है। शून्य कोटि अभिक्रिया में पावर 0 था, प्रथम कोटि में 1 है, द्वितीय कोटि में 2 होगा। जैसे जैसे कोटि चेंज होगा यहाँ पे पावर चेंज होगा। रेट का एक और फॉर्मूला होता है -d अभिकारक का सांद्रण बटा dt बराबर K इंटू, इसका पावर 1 है, यानी ये ज्यों का त्यों रहेगा।
और हम लोग लिख सकते हैं, देखिए माइनस, अच्छा ये जो इनटू में है अभिकारक का सांद्रण, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 1 बाई अभिकारक का सांद्रण हो जाएगा। और यहाँ पे पहले से है dr बराबर, ये जो dt इधर बटा में है इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी k इंटू dt। अब जो पहले से हम लोग पिछले बार माने थे वही सेम चलते हैं। जब सांद्रण, जब समय 0 था तो अभिकारक का सांद्रण मान लीजिए R0 था, यानी प्रारंभिक सांद्रण R0 था, और जब समय t हुआ तो अभिकारक का सांद्रण, अभिकारक का सांद्रण R हो गया। ये मान रहे हैं कि जब समय 0 है तो सांद्रण R0 है, और जब समय t है, जब समय t है तो सांद्रण R है। अब इसको हम लोग समाकलित करते हैं, दोनों तरफ समाकलित करने पर, समाकलित करने पर देखिए इंटीग्रेशन करना है, ये होता है इंटीग्रेशन का साइन। अब इंटीग्रेशन इसमें लगाना है साइन, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है माइनस, प्लस और कांस्टेंट। अगर कोई साइन हो तो भी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, कांस्टेंट हो वो भी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। तो इंटीग्रेशन का साइन लगा रहे हैं तो माइनस आ जाएगा पहले, अंदर में क्या बचेगा 1 बाई r दिया, 1 बाई अभिकारक का सांद्रण इंटू डी अभिकारक का सांद्रण बराबर, इधर देखिए इंटीग्रेशन का साइन इधर भी लगाना है, दोनों तरफ समाकलित करने पर। तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट के बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा dt। अब लिमिट देख लीजिए, समय का लिमिट 0 से लेकर t तक है, यानी लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट t, और सांद्रण का लिमिट r0 से r तक है, यानी लोअर लिमिट r0 और अपर लिमिट r। अब आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद करना होगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर x होता है, लिमिट अगर 0 और x हो तो लिमिट भी साथ में चलता है, एक बार इसका वैल्यू अपर लिमिट रखाता है, माइनस देकर के लोअर लिमिट रखाता है, यानी x माइनस 0 बराबर क्या हो जाता है x। उसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x dx का इंटीग्रेशन होता है log ex, और केमिस्ट्री में log e को ln लिखते हैं, यानी ln x। अब इसका लिमिट अगर मान लीजिए x1 x2 है तो ये भी साथ में चलता है, x1 और x2 बराबर हो जाएगा, एक बार अपर लिमिट ln x2 माइनस लोअर लिमिट ln x1 बराबर log n माइनस log n का फॉर्मूला होता है log n बटा n, और ln को जब log में बदलते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2.303 log x2 बटा x1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इसमें काम देगा। तो ये रफ के लिए अलग लिखे हैं जो यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। जिस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर x होता है और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x dx बराबर ln x होता है, उसी तरह से बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। माइनस है तो पहले माइनस ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई r dr, इस फॉर्मूला पे आता है ना 1 बाई x dx, तो ये होता है ln x, ये हो जाएगा 1 बाई r dr का ln r। अब यहाँ भी बड़ा कोष्ठ है, यहाँ भी बड़ा कोष्ठ है, तो इसको जो है थोड़ा चेंज कर लीजिए। अब हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई r dr बराबर ln r, लोअर लिमिट है r0 और अपर लिमिट है r, और ये माइनस पहले से था, बराबर के इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर x, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt बराबर क्या होगा t, लिमिट 0 और ऊपर t। और एक बार अपर लिमिट का वैल्यू रख दीजिए ln r, पहले माइनस लगा हुआ है ये ध्यान रखिए,
एक बार अपर लिमिट ln r माइनस देकर के लोअर लिमिट ln r0 बराबर के अपर लिमिट t माइनस देकर लोअर लिमिट 0। अब माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस वाले को पहले लिख ले रहे हैं ln r0 माइनस ln r बराबर के t माइनस 0, t बचेगा यानी kt। अब ये log m माइनस log n, log m माइनस log n बराबर log m बटा n होता है, यानी इसको लिख सकते हैं ln r0 बटा r, ये हो गया kt बराबर। ये और लिखते हैं स्टेप में, हर स्टेप में। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब k बराबर, देखिए सबसे पहले तो ln को log में बदल लीजिए। ln को log में बदलने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब ये ln की जगह पर हो जाएगा log r0 बटा r। अब ये t इधर इंटू में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी k बराबर 2.303 बाई t log r0 बटा r। इसे ही प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। चलिए देखते हैं और धायु। अब और धायु प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अगर हम लोग को लिखना है तो और धायु में आप याद रखिएगा t बराबर होता है t हाफ और r बराबर होता है r0/2, यानी वह समय जिसके दौरान अभिकारक का सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो जाता है, उसी समय को t हाफ कहते हैं और धायु कहते हैं। अब हम लोग के पास अभी फॉर्मूला था kt बराबर 2.303 log r0 बटा r। तो ये t यहां रखिए, k यहां भेजिए। जैसे अभी समाकलित वेग समीकरण निकालते समय k यहां रखते थे, t यहां भेजते थे। इस बार क्या करते हैं, t यहां रखते हैं, k यहां भेज देते हैं, तो k डिवाइड हो जाएगा। समझ रहे हैं ना ये कहां से लाए? समाकलित वेग समीकरण जो फॉर्मूला था उसी से k यहां भेज दिए और t यहां भेज दिए। अब और धायु में, और आयु में ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ये समीकरण होता है। अब और धायु में t की जगह पे लेना होगा t हाफ 2.303 बाई k log r0 बटा r की जगह पे लेना होगा r0 बटा 2, यानी 2 ऊपर चला जाएगा, r0 से r0 कट जाएगा, इसलिए t बराबर t हाफ बराबर 2.303 बाई k और log 2 का वैल्यू होता है 0.3010। log का वैल्यू निकालने पहले भी सिखाए हुए हैं, नहीं आता होगा तो एक बार जो
मेरा वीडियो है उसमें देख लीजिएगा कि लॉग का वैल्यू कैसे निकालते हैं, और याद भी कर सकते हैं। log 2 का वैल्यू बहुत जगह पे यूज होता है, तो इसको याद ही रखिए। इसका वैल्यू होता है 0.3010। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 0.693, तो इसलिए हो जाएगा t हाफ बराबर 0.693/k। यानी एक चीज इसमें इंटरेस्टिंग आ गया कि जो हम लोग का शून्य कोटि अभिक्रिया था उसमें r0/2k था, t हाफ बराबर, उसमें सांद्रण था, लेकिन इसमें सांद्रण नहीं है। यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु सांद्रण से स्वतंत्र होता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु सांद्रण से स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है, ये याद रखिएगा। इससे एक सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन ये मिलता है कि हर अर्धायु के बाद सांद्रण आधा हो जाता है, लेकिन जो आधा हो चुका अगले अर्धायु में वही आधा होता है। पहले वाला कंप्लीट, पहले वाला जीरो कभी नहीं होता है। कहने का मतलब अगर प्रारंभिक सांद्रण 1 है, समझिएगा ध्यान से, प्रारंभिक सांद्रण 1 है और इसका अर्ध आयु, मान लीजिए एक प्रथम कोटि अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण 1 है और इसका अर्ध आयु 10 मिनट है। अर्ध आयु 10 मिनट है, यानी 10 मिनट बाद ये सांद्रण 1/2 हो जाएगा। लेकिन अगले 10 मिनट बाद अब इस सांद्रण से चलेगा, पहले वाले सांद्रण से इसको कोई मतलब नहीं। देखिए इसमें प्रारंभिक सांद्रण कहीं पर नहीं है, यानी हर बार नया सांद्रण ये हो जाएगा जो शुरू जहाँ से अर्धायु के बाद लगा है। यानी अगले 10 मिनट में इसका आधा 1/2 का आधा यानी 1/4 होगा, और अगले 10 मिनट में 1/4 का आधा यानी 1/8 होगा। अगले 10 मिनट में 1/8 का आधा यानी 1/16 होगा। अगले 10 मिनट में 1/16 का आधा यानी 1/32 होगा। अगले 10 मिनट में 1/32 का आधा यानी 1/64 होगा। यानी पूर्ण कब होगा? पूर्ण कभी नहीं होगा, कि हर बार आधा होते जाएगा, अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं होगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का पूर्ण आयु इंफिनिटी होता है, अनंत होता है, कभी खत्म नहीं होता है, हर बार आधा होता रहेगा। अब इसका एक एग्जांपल याद कीजिए, बताए थे रेडियो सक्रिय अभिक्रियाएं प्रथम कोटि अभिक्रियाएं हैं, यानी उनका कभी लाइफ कंप्लीट नहीं होगा। यानी जहां कहीं भी रेडियो सक्रिय रेडिएशन हो रहा है वह कंटिन्यूअस चलते रहेगा। यही है कि उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा। पहले 1 से आधा था तो अब आधा से 1/4 हुआ, उससे 1/8 हुआ, कम होते जाएगा, लेकिन कंप्लीट कभी नहीं होगा। यानी जिस किसी जगह पे भी रेडियो एक्टिव डीके शुरू हो गया, याद कीजिए एटम बम जो होता है तो रेडियो एक्टिव डीके के कॉन्सेप्ट पे आधारित है। तो एटम बम जहां जहां गिराया गया है आपको मालूम ही होगा, वहां पे अभी भी अल्फा बीटा गामा रे निकलते रहते हैं, यानी रेडियो एक्टिव रेडिएशन होते रहता है, उसका कभी लाइफ जीरो नहीं होना है। यही है कि उसका इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होते जाएगा, प्रभाव कम हो जाएगा, लेकिन अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं होगा। इसको याद रखिएगा, इसको भी रखिए। अब देखते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया का ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। आप देखिएगा ग्राफ दिया हुआ रहता है, पूछा जाता है कि यह अभिक्रिया यह किस कोटि के अभिक्रिया का ग्राफ है। तो अगर आपको ग्राफ बनाने आता है तभी आप पहचान पाएंगे कि वो प्रथम कोटि के लिए है कि शून्य कोटि के लिए है कि द्वितीय कोटि के लिए है या एन कोटि के लिए है। चलिए देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा इसका।
क्या क्या ग्राफ बनेगा। सबसे पहले तो आप जानते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया का मतलब ही है रेट बराबर k इंटू अभिकारक का साधन का पावर a। यानी अगर हम लोग एक तरफ रेट ले लें y बराबर mx प्लस सी होता है ना, y बराबर mx प्लस सी से कंपेयर कर लें इसको, याद कीजिए अगर ये y एक्सिस हो ये x एक्सिस हो, ये स्ट्रेट लाइन हो जिसका स्लोप m हो और इंटरसेप्ट देखिए c बराबर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जीरो, इंटरसेप्ट जीरो ही है, जीरो से स्टार्ट किया, तो इसी का इक्वेशन होगा y बराबर mx प्लस सी या y बराबर mx। अब इसमें y की जगह पे क्या है देखिए रेट, x के जगह पे क्या है अभिकारक का सांद्रण, और स्लोप बराबर क्या है k, स्लोप बराबर है k, स्लोप बराबर होता है tan थीटा, टेंजेंट बनाता है देखिए थीटा एंगल है, स्लोप बराबर होता है tan थीटा और tan थीटा बराबर m की जगह पे देखिए क्या है k। अच्छा इसमें इंटरसेप्ट जीरो है यानी जीरो शुरू होगा, देखिए स्लोप पॉजिटिव है, k क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप है यानी ग्राफ ऐसे जाएगा नीचे से ऊपर। एक ग्राफ तो क्लियर हो गया, कौन सा रेट और सांद्रण के बीच का ग्राफ इस तरह से होता है, रेट सांद्रण एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसको टेढ़ा मत बनाइएगा, एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन। इसी तरह से दूसरा ग्राफ इसका हम लोग ले रहे हैं सांद्रण, देखिएगा एक फॉर्मूला था हम लोग का log r बराबर, यहां पे देखिए kt था log r0, log नहीं ln r0 माइनस ln r, जो कि इक्वेशन हम लोग का फर्स्ट था, इक्वेशन फर्स्ट में देखिए ln r0 माइनस ln r बराबर kt था। इसी फॉर्मूला से आप लिख सकते हैं ln r बराबर, ln r को इधर ले गया प्लस में हो गया, kt को इधर ले आते हैं माइनस में हो जाएगा, माइनस kt प्लस ln r। इसी फॉर्मूला से चलते हैं y बराबर mx प्लस सी, तो अगर y एक्सिस पे ln r ले लिया जाए, x एक्सिस पे t ले लिया जाए, टाइम ले लिया जाए, और इंटरसेप्ट ln r0, ln r0 इधर देखिए ln r0 था kt प्लस में था, इधर माइनस में आ गया था, तो इंटरसेप्ट हो जाएगा ln r0 और स्लोप माइनस के, यानी स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ देखिए ऊपर से नीचे है, और यह स्ट्रेट लाइन है यानी कि स्ट्रेट लाइन में ग्राफ देखिए ऐसे सीधा है, ये देखिए थीटा, स्लोप बराबर हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा माइनस t। अगर हम लोग ln r और t के बीच में ग्राफ खींचें तो वो कुछ इस तरह का है, जब ln को log में चेंज कीजिएगा तो 2.303 से मल्टीप्लाई होगा बराबर माइनस kt प्लस ln को log में चेंज कीजिएगा तो 2.303 से मल्टीप्लाई होगा log r0, 2.303 को उधर भेज दीजिए डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा log देखिए ln को log में चेंज किए थे 2.303 से मल्टीप्लाई हुआ था, बाकी सब सेम है, 2.303 को उधर भेजिएगा डिवाइड में चला जाएगा, यानी log r बराबर हो जाएगा माइनस kt बाई 2.303 प्लस 2.303 में इसे डिवाइड होगा कैंसिल हो जाएगा, यानी log r0। इसको भी y बराबर mx प्लस c से कंपेयर कीजिए, थर्ड ग्राफ बना रहे हैं, इस बार y के जगह पे क्या है log r,
x के जगह पे क्या है t, वही पहले ही वाला। स्लोप -k/2.303 यानी कि ऊपर से नीचे ही आया, और इंटरसेप्ट log r0। ग्राफ देखिए ऐसे आएगा थीटा। स्लोप जो होगा इसका, स्लोप बराबर tan थीटा बराबर हो जाएगा -k/2.303, -k/2.303, यानी ln रखेंगे तो 2.303 नहीं होगा, log में बदल देंगे तो 2.303 आ जाएगा। याद रखिएगा इसको। अभी इसको और आगे बढ़ाते हैं। इसी इक्वेशन को अगर हम लोग आगे बढ़ाएं, यहां पे ln को उधर दे दीजिए log में, तो ln को हटा दीजिए, ln हटाइएगा तो r बराबर हो जाएगा e का पावर -kx, e का पावर -kt। देखिए इधर से ln हटाइएगा तो ये e का पावर हो जाता है, और ये प्लस में है यानी log m into n पे है, और इधर आएगा तो माइनस में इसमें इंटू में चला जाएगा r0। इसको सोल्व करके देखिएगा, ये होता है। थोड़ा सा मैथ भी स्ट्रॉन्ग रखना होगा, मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए नहीं है तो एक बार फिर से बताते हैं आपको कैसे होता है। देखिए ये हो गया ln r है ना, इधर ln r0 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस ln r0 बराबर क्या हो जाएगा kt, ये वाला या ये नया ले लीजिए, और आप ले सकते हैं ln r बटा r0 बराबर क्या हो जाएगा kt, और ln हटा दीजिए, r बटा r0 बराबर e का पावर माइनस kt हो जाएगा, माइनस kt है। तो अगर ln हटाइएगा तो ये e का पावर बन जाएगा, e का पावर माइनस kt। अब ये r0 जो बटा में है उधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, यही तो लिखे थे। तो इसको यहां पे समझा दिए, इससे ये कैसे हुआ यहां समझा दिया। इसको देखिएगा स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। अब अगर इससे हम लोग कंपेयर करें तो इसका जो नेक्स्ट ग्राफ बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ, अगर एक तरफ हम लोग ले लेते हैं अभिकारक का सांद्रण, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और एक तरफ ले लेते हैं टाइम। ये पूरा मैथ है, नहीं भी समझ में आया तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ तभी समझ में आएगा जब आप मैथ में पढ़े होंगे। r और t के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं, इसका जो स्लोप है, देखिए r और t के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं, स्लोप जो है e का पावर माइनस k है, यानी कि एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ देखिए ऐसे बनता है, वो भी निगेटिव है तो देखिए ऐसे बनेगा, सीधा नहीं होगा, जैसे सीधा वैसे सीधा नहीं रहेगा, ये देखिए एकदम टेढ़ा है, मतलब ये इंड कभी नहीं करेगा, घटेगा लेकिन इंड कभी नहीं करेगा। और यहाँ पे हो जाएगा r0, ये जो r0 है ये इंटरसेप्ट में चला जाता है, और ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है। तो इस तरह से अभिकारक के सांद्रण और टाइम के बीच में अगर इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है और पूछेगा कि इसका कोटि क्या है, तो इस एक्सपोनेंशियल को देख करके, यही एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल को देख करके आपको बताना होगा कि ये प्रथम कोटि अभिक्रिया है। इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हैं r बराबर r0 इंटू e का पावर माइनस kt। ये चारों ग्राफ जो है इंपोर्टेंट है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, इसको भी नोट करें।